हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 5। इससे पहले हमने इस पे 4 वीडियोस बनाए और इसके जो पहले वाला पार्ट था, फोर्थ पार्ट, उसमें हमने देखा था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था, लेकिन क्योंकि ये वायलेंट हो रहा था फिर गांधी जी ने इसको कॉल ऑफ कर दिया, वापस ले लिया था। गांधी जी और इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था। गांधी जी लंदन गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने, लेकिन वहाँ भी बातचीत नहीं होने की वजह से वो डिसअपॉइंटेड होकर वापस आ गए थे। और वापस आने पर उन्होंने बहुत ही डरते हुए फिर से इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया, फिर से स्टार्ट किया। पहले हमने देखा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे भी कि अलग अलग सोसाइटी के जो अलग अलग लोग थे उन्होंने स्वराज का डिफरेंट मीनिंग निकाला, डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया। आज हम देखेंगे हाउ पार्टिसिपेंट्स सो द मूवमेंट, यानी आज हम देखेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को किस तरीके से लोगों ने देखा और उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट किया। तो डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स थे उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, लेकिन उन्होंने ये मूवमेंट ज्वाइन क्यों किया, या उनके क्या आइडियाज़ थे, या स्वराज का मीनिंग उनके लिए क्या था। सभी लोग अलग अलग तरीके से इसको देख रहे थे, सबने अपने तरीके से इसका मीनिंग निकाला, अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट किया। सबसे पहले हम देखेंगे रिच पीजेंट कम्युनिटीज़। इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से इसके पॉइंट्स बनेंगे। रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज़ ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया। जो कंट्री साइड में, रूरल एरियाज़ में या आसपास के एरियाज़ में जो कि फार्मर्स थे जो रिच थे, जैसे कि गुजरात के पाटीदार, उत्तर प्रदेश के जाट, ये इन्होंने भी मूवमेंट में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। ये कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर थे, यानी ये वो क्रॉप्स उगाते थे जिससे कि पैसा मिलता था, कमर्शियल क्रॉप्स थी। और इस वजह से इनको पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा जब ट्रेड डिप्रेशन हुआ और प्राइजेस बहुत ज़्यादा गिर गई। यानी जब बिजनेस और ट्रेड में डिप्रेशन चल रहा था, प्राइजेस बहुत ज़्यादा गिरती जा रही थी, तो इन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था क्योंकि ये कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर थे। अब इनकी जो कैश इनकम थी वो डिसअपीयर होती जा रही थी, तो इनके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया था गवर्नमेंट के रिवेन्यूज़ को चुकाना, क्योंकि कैश इनकम नहीं थी, प्राइजेस बहुत गिर रही थी, डिप्रेशन का टाइम चल रहा था, तो गवर्नमेंट के जो टैक्सेस थे, रिवेन्यूज़ थे, वो ये नहीं दे पा रहे थे। गवर्नमेंट से इन्होंने डिमांड भी रखी थी कि रिड्यूस कर दे रिवेन्यूज़ को, यानी जो टैक्सेस है वो रिवेन्यूज़ है उसको कम कर दिया जाए, उसको रिड्यूस कर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, यानी गवर्नमेंट ने इसको मानने से मना कर दिया। इस वजह से जितने भी रिच पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वहाँ पर रिसेंटमेंट फैल गया, मतलब एक तरीके से वो डिससेटिस्फाइड थे, एंग्री थे, गुस्से में थे। ये जो रिच फार्मर्स थे वो बहुत ही एंथुसियास्ट हो गए, बहुत जोश में होके उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया, क्योंकि उनकी डिमांड नहीं मानी जा रही थी और हालात भी ऐसे थे कि वो रिवेन्यूज़ और टैक्सेस भी नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने इस मूवमेंट में बहुत जोश के साथ पार्टिसिपेट किया। उन्होंने अपनी कम्युनिटीज़ बनाई और उन्होंने उनके जितने भी मेंबर्स थे उनको भी फोर्स किया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और बाइकॉट प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया जो गांधी जी ने चलाया था। उनके लिए यहाँ पे स्वराज का मीनिंग क्या था, ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रिवेन्यूज़, यानी हाई रिवेन्यूज़ और हाई टैक्सेस के खिलाफ में स्ट्रगल, उसके लिए लड़ाई, यही उनके लिए एक स्वराज का मीनिंग था। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो डिसअपॉइंट हो गए जबकि मूवमेंट गांधी जी ने 1931 में वापस ले लिया और उनकी जो रिवेन्यू रेट्स थी वो रिवाइज नहीं हुई, कम भी नहीं हुई। तो इस तरीके से गांधी जी ने जब वापस ले लिया तो वो बहुत निराश हो गए। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड, और जब गांधी जी ने इस मूवमेंट को रीस्टार्ट कर दिया था, रीलॉन्च कर दिया था 1932 में, तो मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में वो बहुत जोश में थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया और उनको ये होप थी कि उनके जो रिवेन्यूज़ हैं वो रिवाइज कर दिए जाएंगे, रिड्यूस कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसे हुए बिना ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया, वापस ले लिया, तो वो निराश हो गए, वो डिसअपॉइंट हो गए। और जब वापस गांधी जी ने इसको रीस्टार्ट किया या रीलॉन्च किया तो अब उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, उनका सारा जोश उस टाइम खत्म हो गया था। सेकेंड पॉइंट बनेगा पुअर पीजेंट्री। अभी हमने देखा रिच फार्मर्स, अब हम देखेंगे पुअर फार्मर्स, जो जिनके पास ज़मीन नहीं थी या वो स्मॉल टेनेंट्स होते थे, वो किराए की ज़मीन लेके काम करते थे लैंड ओनर्स के अंडर में, यानी ज़मीन तो थी लैंड ओनर्स की और लैंडलॉर्ड्स की, और वो वहाँ पे किराया देके, रेंट देके छोटी छोटी ज़मीन लेते थे और उस पर काम करते थे।
तो अब उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था रिवेन्यू डिमांड्स में कि रिवेन्यू को कम किया जाए, लोवरिंग द रिवेन्यू डिमांड। उनके लिए सिर्फ यही काफ़ी नहीं था, उनकी अलग डिमांड्स थी, क्योंकि उनकी खुद की तो ज़मीन थी नहीं, वो एक टेनेंट्स थे, किराएदार थे जो कि रेंट लेके काम करते थे। एज द डिप्रेशन कंटिन्यू, ये डिप्रेशन का टाइम चल रहा था, कैश इनकम बिल्कुल नहीं थी, कैश इनकम बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी या बिल्कुल गिरती जा रही थी। जो स्मॉल टेनेंट्स थे, किराएदार जो थे, यानी जो किराए लेके ज़मीन पे काम करते थे, जो छोटे फार्मर्स थे, उनके लिए अब डिफ़िकल्ट हो गया रेंट देना। उनको जो किराया देना पड़ता था लैंड का, वो ही उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो वो चाहते थे कि जितना भी अनपेड रेंट है, यानी कि अभी तक जितना भी रेंट अभी नहीं दे पाए वो लैंडलॉर्ड माफ़ कर दे, रिमिटेड कर दे। रिमिटेड मतलब उनको छोड़ दिया जाए बिना रेंट लिए ही, वो जो पुराना किराया था, जितना भी अनपेड रेंट था, उसको माफ़ कर दिया जाए। दे जॉइंट ए वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट, इसके लिए उन्होंने रेडिकल मूवमेंट्स स्टार्ट किए, और जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लीडर के अंडर में होते थे। यानी वो यहाँ पे थोड़े से वायलेंट मूवमेंट को भी ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि गांधी जी या कांग्रेस नहीं चाहती थी। यहाँ पे उनके जो इश्यूज थे उस रिच फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स के, यानी कि उनके और रिच फार्मर्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी, क्योंकि रिच फार्मर्स चाहते थे रिवेन्यूज़ कम हो जाए, और जो पुअर फार्मर्स थे वो चाहते थे कि जो रेंट है वही छोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे डर था कांग्रेस को कि ये जो इश्यूज़ हैं ये बढ़ते जाएंगे, तो इसकी वजह से कहीं रिच फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स अपसेट नहीं हो जाएं। यही वजह थी कि गांधी जी ने नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं किया बहुत सारी जगह पे। यानी जो स्मॉल फार्मर्स थे, जो पुअर फार्मर्स थे, उन्होंने नो रेंट कैंपेन चलाया था। नो रेंट कैंपेन आप समझ गए होंगे कि वो चाहते थे कि जितना भी रेंट बाकी है उसको माफ़ कर दिया जाए, रेंट नहीं लिया जाए। तो उन्होंने नो रेंट कैंपेन चलाया, लेकिन कांग्रेस इसको सपोर्ट करने को अनविलिंग था, यानी कांग्रेस का मन नहीं था इसको सपोर्ट करने का। और इसका पीछे रीज़न ये था कि कांग्रेस नहीं चाहता था कि जो रिच फार्मर्स हैं या रिच लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपसेट हो जाएं, वो हमारा साथ नहीं दें, ये कांग्रेस को डर था। तो जो रिलेशनशिप थी पुअर फार्मर्स की और कांग्रेस के बीच की, वो अनसर्टन रही। तो इस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो वर्कर्स थे उनकी डिमांड्स पे काम क्यों नहीं करना चाहता था कांग्रेस, या जो कांग्रेस और पुअर फार्मर्स की बीच में जो रिलेशन था वो अनसर्टन क्यों था। तो कांग्रेस को ये डर था कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं या रिच फार्मर्स हैं वो अपसेट नहीं हो जाएं, वो हमारा साथ नहीं छोड़ दें। इस वजह से उन्होंने जो पुअर फार्मर्स थी उसकी जो नो रेंट कैंपेन था उसको साथ नहीं दिया। अब देखते हैं बिजनेस क्लासेस पे क्या इफेक्ट हुआ, बिजनेस क्लासेस ने किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बहुत प्रॉफिट बना रहे थे और बहुत पावरफुल हो गए थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिश थे वो तो वॉर में बिजी थे और सप्लाई भी बहुत ज़्यादा चाहिए थी, डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। तो जो इंडियन मर्चेंट थे, बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा था, वो बहुत पावरफुल हो रहे थे। तो अब वो और ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते, फैलाना चाहते थे, और उन्होंने जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी जो कि उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को रोक रही थी या पाबंदी लगा रही थी, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। यानी वो जो भी पॉलिसीज़ थी जो कि बिजनेस के अगेंस्ट थी, उन्होंने उसको रोकना चाहा, और वो चाहते थे कि इम्पोर्ट जो बाहर से हो रहा था इंडिया में, फॉरेन गुड्स, बाहर से सामान आ रहा था इंग्लैंड से, जो इम्पोर्ट हो रहा था उसको रोक दिया जाए, क्योंकि उससे उनका बिजनेस इफेक्ट हो रहा था। और रुपी स्टर्लिंग यहाँ पे करेंसी थी, फॉरेन एक्सचेंज रेशो, जो कि रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो था, जो कि इम्पोर्ट को एक तरीके से वो इम्पोर्ट को डिस्करेज करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने कॉलोनियल पॉलिसीज़ को और जो रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो था उन सब के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई। वो चाहते थे इम्पोर्ट को रोक दिया जाए, यानी बाहर से जितना भी माल आ रहा है इंडिया में उसको रोक दिया जाए। उन्होंने अपने जो बिजनेस इंटरेस्ट की बहुत सारी कमेटी ऑर्गेनाइज की इस सब कामों के लिए। उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की इन 1927, ये दोनों आप याद रखें। इन्होंने ये दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी ताकि अपने बिजनेस के जो इंटरेस्ट है, उनके जो बिजनेस की प्रॉफिट की बातें कर सके, उसमें वो आवाज़ उठा सके। तो यहाँ इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 और फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की 1927 में बनाई। जो लीडर्स थे इंडस्ट्रियलिस्ट के थे वो पुरुषोत्तम ठाकुरदास एंड जीडी बिड़ला, ये दो बहुत ही पावरफुल नेम थे इंडस्ट्रियलिस्ट में उस टाइम पे। और उन्होंने जितने भी कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी या जो कॉलोनियल कंट्रोल था इंडियन इकोनॉमी में, उस पर अटैक किया, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। यानी यहाँ स्टार्टिंग में
पहली बार जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, तब इन्होंने बहुत ही जोश के साथ इसको सपोर्ट किया और उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया और उन्होंने ये भी सपोर्ट किया कि जितना भी इम्पोर्टेड गुड्स है, यानी जितना भी माल बाहर से अंदर आ रहा था इंडिया में, उसको बेचने और ख़रीदने पे भी उन्होंने मना कर दिया, बेचने और ख़रीदने को भी उन्होंने इनकार कर दिया। तो बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे उनके लिए स्वराज का क्या मीनिंग था? तो उनके लिए स्वराज का मीनिंग था एक ऐसा टाइम जब कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शन जो बिजनेस पे है वो बिल्कुल नहीं रहे, यानी बिजनेस पे कोई कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस पाबंदी नहीं रहे, एंड ट्रेड इंडस्ट्री पे भी कोई पाबंदी नहीं रहे, और ये जो बिजनेस है, ट्रेड है, इंडस्ट्री है, वो फ्लोरिश हो जाए, वो डेवलप हो जाए और ग्रो हो जाए विदाउट एनी कॉन्स्ट्रेंट, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी पाबंदी के, बिना किसी पॉलिसीज़ के इंडियन बिजनेस इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए, ग्रो हो जाए, एक ऐसा टाइम आ जाए। तो ये उनके लिए स्वराज का मीनिंग था। तो आपने देखा सबके लिए स्वराज का डिफरेंट मीनिंग थे। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन जब गांधी जी लंदन गए और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया, तब बिजनेस जो ग्रुप्स थे, यानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका जो एंथुसियाज था, जो उनका जोश था, वो अब नहीं रहा। उन्होंने देखा कि तो जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो इतना सक्सेस नहीं हो पा रहा है, और जब इसको कॉल ऑफ कर दिया गांधी जी ने तो उनका सारा जोश भी ख़त्म हो गया। अब उनको डर था कि कहीं मिलिटेंट एक्टिविटीज़ बढ़ नहीं जाए, यानी ब्रिटिश भी अब खिलाफ हो गए, अगेंस्ट में, तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ नहीं लगा दें, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ नहीं चला दें जिसकी वजह से उनका बिजनेस इंटरप्ट हो जाए, यानी बिजनेस पे कहीं बैड इफ़ेक्ट्स नहीं आ जाए या बिजनेस नहीं रोक दिया जाए। इस डर से उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब वापस लॉन्च हुआ तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, और वो जो सोशलिज्म का जो आइडिया था वो भी फैलता जा रहा था यंग मेंबर ऑफ कांग्रेस में। तो कांग्रेस के जो यंग मेंबर्स थे वो सोशलिज्म का आइडिया भी अपना रहे थे और उसका भी असर बढ़ता जा रहा था। तो ये सब टेंशन थी किसको? इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को, क्योंकि सोशलिज्म का जो आइडिया था उसमें ये था कि एक प्रॉपर्टी का जो ओनर होगा वो एक नहीं होगा, पूरी सोसाइटी को वो प्रॉपर्टी बिलोंग होती है, जो 9th क्लास में हमने देखा था सोशलिज्म का। तो वो इन सब के खिलाफ थे। तो यहाँ बात हुई ऑनर्स की। अब आते हैं वर्किंग क्लास। जो इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग थे, जो वर्किंग क्लास थे, उन्होंने भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। ज़्यादा नंबर्स में, बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। नागपुर रीजन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, यानी नागपुर रीजन को छोड़कर बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इंडस्ट्रियलिस्ट क्योंकि कांग्रेस के बहुत करीब आ गए थे, बहुत क्लोज आ गए थे, तो वर्कर्स अब अलग रहे। अरूफ मीन्स अलग रहना या अलग थलग थे वो, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट अब कांग्रेस के करीब आ गए थे तो वर्कर्स अलग रह गए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। उन्होंने गांधी जी के आइडियाज़ को फॉलो किया, जैसे बाइकआउट करना, फॉरेन के सामान को बाइकआउट किया गया, और बहुत सारी जगह पे उन्होंने मांग रखी, डिमांड्स रखी। अब उनकी डिमांड्स क्या थी? वर्किंग लोगों की, जो वर्किंग पीपल थे उनकी डिमांड्स थी, जो वर्कर्स थे उनकी डिमांड्स थी कि लो वेजेस, यानी जो लो वेजेस हैं, जो उनको मजदूरी कम मिलती है, उसको बढ़ा दिया जाए। उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई उन्होंने। और पुअर वर्किंग कंडीशंस, जो उनकी वर्किंग कंडीशंस थी, वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा थे, उन सब के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। तो उन्होंने, रेलवे वर्कर्स ने भी स्ट्राइक की 1930 में, और जो डॉक वर्कर्स थे 1932 में उन्होंने भी आवाज़ उठाई, स्ट्राइक की। 1930 में बहुत सारे वर्कर्स छोटा नागपुर के जो टिन माइंस में काम करते थे, उन्होंने गांधी कैप पहनी, गांधी जी जैसे कैप पहनी, गांधीयन कैप, एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज, और उन्होंने बहुत सारी रैलीज निकाली, बाइकआउट कैंपेन किए। लेकिन अब बात यही आ गई कि कांग्रेस इनका साथ देने के लिए रेडी नहीं थी, यानी कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट देम, कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब था कि गांधी जी या कांग्रेस इनको साथ नहीं देना चाहती थी, वर्कर की डिमांड्स को नहीं उठाना चाहती थी और अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं करना चाहती थी। क्यों नहीं करना चाहती थी? क्योंकि इनको डर था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अलग हो जाएंगे। जैसे कि वहाँ पे पुअर फार्मर्स की आवाज़ नहीं उठाई जा रही थी कि कहीं रिच फार्मर्स और जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अलग नहीं हो जाएं इस मिशन से। तो यहाँ पे डर था कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहीं अलग नहीं हो जाएं, और जो इंपीरियल फोर्स के खिलाफ वो काम कर रहे हैं, एंटी इंपीरियल फोर्स है, वो कोई डिवाइड नहीं हो जाए। तो इस तरीके से वर्कर्स की भी डिमांड नहीं थी, या फिर वर्कर्स ने भी इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। अब आता है मेन एक और पॉइंट, 5th पॉइंट, वुमेन का पार्टिसिपेशन, कि किस तरीके से वुमेन ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। इस पर भी क्वेश्चन बनता है। तो आपने देखा था कि गांधी जी का जो सॉल्ट मार्च था
जो उन्होंने दांडी मार्च किया था, उसमें बहुत सारी हज़ारों औरतें आई अपने घर से बाहर निकल के गांधी जी को सुनने के लिए। उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया। यहाँ आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि बहुत सारी वुमेन अपने घर से बाहर निकल के उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आई। उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स को और लिक्विड शॉप्स को भी बाइकआउट किया। बहुत सारी वुमेन थी जेल गई, और बहुत सारी वुमेन जो अर्बन एरियाज़ की थी, जो हाई कास्ट फैमिलीज़ की थी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। सिमिलरली जो रूरल एरियाज़ की थी, जो फार्मर्स की फैमिलीज़ की थी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। ये सब जेल भी गई। और गांधी जी के आवाज़ से, यानी कि गांधी जी ने जो लोगों को बुलाया, पूरे नेशन को बुलाया, तो उनको लगा कि ये हमारी एक सेक्रेड ड्यूटी है, जैसे एक पवित्र ड्यूटी है। जिस तरीके से वो वर्शिप करती थी, पूजा पाठ करती थी, उनको लगा ये भी हमारी एक सेक्रेड ड्यूटी है कि हमें इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना है। तो ये सब हुआ वुमेन का रोल। लेकिन अब यहाँ पे गांधी जी किस तरीके से देखते थे, गांधी जी का क्या व्यू था। गांधी जी के नज़रिए में वुमेन की ड्यूटी घर तक ही लिमिटेड थी। तो जब गांधी जी की आवाज़ पे सब बाहर आई, जेल भी गई, बहुत सारे पार्टिसिपेशन भी किए, उनका बहुत ज़्यादा पब्लिक रोल इंक्रीज भी हुआ, लेकिन वुमेन की कंडीशन में कोई रेडिकली चेंज नहीं आया कि मतलब बाहर आ गई वुमेन तो उनको कोई हाई पोजीशन मिल गई हो या अथॉरिटी मिल गई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वुमेन ने पार्टिसिपेट तो ज़रूर किया, लेकिन गांधी जी का मानना था कि ये वुमेन की ड्यूटी है लुक आफ्टर होम, उनको बस घर की देखभाल करना, घर वालों की देखभाल करना, गुड मदर्स बनना, गुड वाइफ्स बनना, यही है वुमेन की ड्यूटी। और इसी वजह से बहुत टाइम तक कांग्रेस ने अलाउ नहीं किया वुमेन को कोई भी पोजीशन देने के लिए, यानी कोई भी अथॉरिटी या इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी हाई पोजीशन वुमेन को नहीं दी गई। कांग्रेस को ऐसा कुछ मन नहीं था उनको देने का, क्योंकि उनका मानना था कि वुमेन की जगह घर में है, उनको घर संभालना चाहिए। इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस। हाँ, ये ज़रूर है कि वो सब चाहते थे कि वुमेन भी पार्टिसिपेट करे, लेकिन एज ए सिंबल प्रेजेंस करने के लिए कि हाँ पूरा नेशन एक साथ मिलके ये मूवमेंट कर रहा है। तो उसमें मेन भी है, तो वुमेन का भी पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे वुमेन की कोई बहुत ज़्यादा कंडीशन में चेंज नहीं आया। तो आपने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन स्वराज को डिफरेंट तरीके से देखा, उनकी डिफरेंट डिमांड्स थी, उस तरीके से उन्होंने अलग अलग तरीके से उसको देखा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। टेक केयर। Please like, subscribe and share.